स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएज स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की हिस्ट्री के चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस चैप्टर में बेसिकली हम जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर, जब हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इस चैप्टर का नाम लेखन कला और शहरी जीवन क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि कोई सी भी सभ्यता होती है, जो उसकी प्रसिद्धि होती है, जिसके कारण वो प्रसिद्ध होता है, उसी के आधार पर जो है उसे जाना जाता है। जैसे कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अपने लेखन कला और शहरी जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी के कारण जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे कि अभी आप 12th में जाओगे तो आपको जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आपको ईंटें, मनके और अस्थियाँ देखने को मिलेंगे चैप्टर का नाम, क्योंकि वहाँ पर जो है ईंटें, मनके और अस्थियाँ मिली थी और इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, इसलिए उसका नाम रखा गया ईंटें, मनके और अस्थियाँ। तो हालांकि उसके अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तो ठीक इसी प्रकार की जो चैप्टर का नाम होता है वो उस सभ्यता की क्वालिटी, उसकी प्रसिद्धि के नाम पर जो है रखा जाता है। जैसे कि लेखन कला और शहरी जीवन, ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की प्रसिद्धि है। इसी का कारण जो है लेखन कला और शहरी जीवन के कारण ही मेसोपोटामिया की सभ्यता इतनी पॉपुलर है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी को जानेंगे कि सुमेरियन, बेबीलोन, आसियान, ये सब क्या आएगा। ठीक है, तो एक ही वीडियो में जो है हम पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है क्या। ठीक है, तो आप ये वर्ल्ड में देख सकते हैं, ये जो है मैप हैगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो मेसोपोटामिया आएगा ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ ये जो मेसोपोटामिया है ये वर्तमान में कहाँ पर है। तो ये वर्तमान में जो है ये इराक में हैगा। ठीक है, वर्तमान में जो मेसोपोटामिया है ये इराक में है। और मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला हैगा मेसोस और दूसरा हैगा पोटेमस। ठीक है, मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमस का मतलब होता है नदी। यानी कि जो मेसोपोटामिया है ये दो नदियों के बीच में स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, कौन कौन सी नदियाँ, तो मैं आपको बता दूं ये जो मेसोपोटामिया ये दो नदियों के बीच में स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। कौन कौन सी नदियाँ, तो पहली नदी है दजला और दूसरी नदी है फरात। ठीक है, ये दो नदियाँ आएंगी इराक में। इन्हीं नदियों के बीच में जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बनाएगा। ठीक है, मेसोस जिसका मतलब होता है मध्य और पोटेमस जिसका मतलब होता है नदी, तो बनता है मेसोपोटामिया। अब आपको इसको याद रखने की ट्रिक क्या आएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है मेसोस। कई बार आपसे अर्थ पूछ लेता है कि मेसोपोटामिया में मेसोस का क्या अर्थ है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि मेसोस का मतलब होता है मध्य। ठीक है, तो म से मध्य, आपको इस प्रकार से याद रखना है। और पोटेमस का मतलब नदी, आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, तो ये दो नदियों के बीच का जो है एक उपजाऊ स्थान हैगा। और कौन कौन सी दो नदियाँ, तो फरात और दजला नदी के बीच में स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। अब मेसोपोटामिया की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं कि इतना फेमस सभ्यता क्यों है। तो मैं आपको बता दूं ये जो वर्तमान में ये इराक में, मैंने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, और बात की जाए कि ये जो है अपने शहरी जीवन की शुरुआत जो है वो मेसोपोटामिया से ही मानी जाती है। और ये अपनी संपन्नता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, अपने समृद्ध साहित्य के लिए और गणित, खगोल विद्या और कालगणना की ज्ञान के लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। जब जो पुरातत्वविद होते हैं, पुरातत्वविद ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो कि पुराने चीज़ों की खोज करते हैं कि किस प्रकार के लोग पहले रहा करते थे। तो जो पुरातत्वविद है उन्होंने जब मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज की तो उन्हें पता चला कि जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे उन्हें गणित का, खगोल विद्या और कालगणना मतलब कि एक महीने में 31 दिन होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं। तो ये सब जो है इन्हें पहले से पता था मेसोपोटामिया के लोगों को, तो इन्हें इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और तो और इसकी जो लेखन प्रणाली थी, मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली मिली हमें, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैगी। और मैंने अभी आपको बताया दजला और फरात नदी के बीच में स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र है। तो इसी कारणों से जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एग्जाम में इतना लिख के आ जाते हो तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ये जो है आपकी दजला आएगी और यहाँ पर आएगी आपकी फरात नदी। ठीक है, ये मेसोपोटामिया क्षेत्र है। अब आप मैप में भी देख सकते हैं ये रहा आपका दजला, ये रही फरात, इसके बीच में जो स्थित क्षेत्र रहेगा ये कहलाता है आपका मेसोपोटामिया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इराक हैगा, यहाँ पर सऊदी अरब है, यहाँ पर तुर्की है। ठीक है, और बीच में हैगा आपका इराक है बीच में, यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के भौगोलिक स्थिति के बारे में।
तो मैं आपको बता दूं जो भौगोलिक स्थिति का मतलब होता हैगा कि वहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन किस प्रकार की थी। तो जो इराक में हैगा मेसोपोटामिया, ठीक है, तो वो इराक जो है एक भौगोलिक विविधता वाला देश है। अब आप बोलोगे सर हमने जैव विविधता पढ़ा है, ठीक है, जैसे कि भारत भी जो है एक विविधता वाला देश है। जब भारत एक विविधता वाला देश है, इसका मतलब देश हैगा, इसका मतलब ये है कि भारत में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जैव विविधता के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जैव विविधता, जैव विविधता का अर्थ होता हैगा कि जीवों की जो है बहुत सारी प्रजातियों की संख्या में होना, ठीक है, यानी बहुत सारी संख्या में जो जीव जंतुओं का होना, ठीक है, और उसमें जो है विविधता, यानी उसमें अलग अलग प्रकार की जो प्रजातियां पाई जाती है उसी को कहा जाता है जैव विविधता। ऐसे ही जो है ज्योग्राफिकल भी विविधता होती है, ठीक है, यानी भौगोलिक विविधता भी होती है। अब इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब ये आएगा कि आपको जो है किसी स्थान पर, फॉर एग्जांपल कि भारत हैगा, आप भारत ही को एग्जांपल लेके चलिए, जो भारत का जो राजस्थान वाला इलाका है वो कितना ज़्यादा गर्म है। यहीं अगर हम बात करेंगे पूर्वी की, तो पूर्वी में अपना अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, ये सब जो क्षेत्र हैं ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है। तो आप देख सकते हैं भारत में एक जगह तो काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ा हुआ है और एक जगह काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर हमें जो है ज्योग्राफिकल विविधता देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार जो है इराक में भी भौगोलिक विविधता है। जैसे कि आप देखोगे जो मेसोपोटामिया जहाँ पर विकसित हुई थी, तो उसके अगर उत्तर में बात की जाए तो उत्तर में जो है आपको ऊंची भूमि, स्टेपी घास के मैदान मिलेंगे। आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। जो यूरोप है, ठीक है, यूरोप का हो या फिर इराक का हो, ठीक है, जो इराक है वो यूरोप में ही आता है। तो जो इराक है या फिर यूरोप है उसमें जो घास के मैदान होते हैं उसे कहा जाता है स्टेपी। घास के मैदानों को कहा जाता है यूरोप में स्टेपी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ के घास के मैदानों को कहा जाता है प्रेरीज, ठीक है, यह प्रेरीज कहा जाता है उस उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई तो वहाँ पर जो उत्तर में जो है ऊंची भूमि, स्टेपी घास के मैदान थे, पशुपालन वहाँ पर किया जाता था। और जो परिवहन के साधनों की बात की जाए तो जल मार्ग था वो काफ़ी अच्छा साधन था। क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कम ईंधन लगता था, ईंधन की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है, और ये पर्यावरण अनुकूल होता था। और तो और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा विकसित नहीं थी, जिसके कारण जो ज़्यादातर व्यापार होते थे वो जल मार्गों के द्वारा ही होते थे। पूर्व में बात की जाए तो पूर्व में आप देख सकते हैं हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान थे, पर्वत श्रृंखलाएं थी, स्वच्छ झरने थे, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर वर्षा होती थी और यहाँ पर खेती की जाती थी। दक्षिण की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पूर्व में जो है कितनी ज़्यादा हरियाली है, कितनी ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और यहाँ पर खेती भी होती है। दक्षिण की बात की जाए तो दक्षिण में बिल्कुल इसका अपोजिट हैगा। दक्षिण में जो है एक रेगिस्तान है जहाँ पर जो है पहली बार नगर और लेखन कला को देखा गया था, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा भौगोलिक विविधता है। और जो दजला और फरात नदियों के द्वारा जो दक्षिण का भाग है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हुआ है। और फरात नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहाँ के जो नहर है उनकी सिंचाई की जाती है। तो आपने जो है मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति को समझ लिया होगा। अब बात करते हैं शहरीकरण की। तो आप शहरीकरण से क्या समझते हैं, आप ही समझ लीजिए। जब जो है लोग किसी गाँव से निकल कर, ठीक है, जब मान लो ये कोई गाँव है, ठीक है, अगर यहाँ पर जो गांव है आप भी जानते हैं, गांव में जो प्रमुख कार्य होता है वो खेती होता है, ठीक है, जहाँ पर लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। लेकिन जब ये गांव जो है, गांव में जब 75% जो है लोग खेती से हटकर कुछ अन्य क्रियाएं करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है कस्बे में, फिर कस्बे से फिर नगर से शहर में तब्दील हो जाता है। तो ऐसे ही शहरीकरण हुआ था मेसोपोटामिया में। किस प्रकार, नगरों में शुरुआत में तो लोग ज़्यादा नहीं रहते थे, ठीक है, लेकिन जब लोगों ने जो है खेती के अलावा अन्य क्रियाओं को करना शुरू कर दिया तब जो है कस्बों का निर्माण होने लगा और यहाँ की जो जनसंख्या थी वो बढ़ने लगी लगातार, ठीक है। आप जानते हैं शहरों में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ जो है व्यापार में उत्पादन सेवाएं भी महत्वपूर्ण थी। नगर के लोग जो थे वो आत्मनिर्भर नहीं थे, वो जो है दूसरे पे डिपेंड थे, ठीक है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है तो वो या तो उत्पादन की वस्तुओं के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहता था, ठीक है, या फिर सेवाओं के लिए भी हमें दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया में जो मालों की जो आवाजाही थी, यानी कि जो साधन थे वो किस प्रकार के थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेसोपोटामिया का मैप हैगा और यहाँ पर जो है आपका ये दजला और ये फरात नदी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि मालों की आवाजाही किस प्रकार होती थी। तो मैं आपको बता दूं जो मेसोपोटामिया आएगा वहाँ पर खनिज संसाधनों का बहुत ही ज़्यादा अभाव था, यानी कि वहाँ पर खनिज संसाधन बहुत ही कम मात्रा में थे। दक्षिणी भाग की बात की जाए तो यहाँ पर जो है औजार, मोहरे, आभूषण बनाने के लिए जो है पत्थरों की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी।
और जो यहाँ की इराकी जो खजूर थे, ठीक है, ये क्योंकि जो मेसोपोटामिया है ये इराक में है, इसलिए यहाँ की जो खजूर है उन्हें कहा जाता है इराकी खजूर। इराकी खजूर, ठीक है। और जो पेड़ के जो लकड़ियाँ होती थी उससे जो गाड़ियाँ बनाई जाती थी, ठीक है, जो कि जो बैलगाड़ी होती थी उसको बनाने के लिए, पहिए बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा उतनी अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण क्या था, जिसके कारण जो है व्यापार जो है लंबी दूरी तक नहीं हो पाता था। तो ऐसे में क्या था, औजार, पात्र, गहने बनाने के लिए भी जो है धातु यहाँ पर नहीं थी। तो ऐसे में जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो दूसरे देशों से व्यापार किया करते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा ये और पत्थर, ये सभी जो है कहाँ कहाँ से मंगाते थे, तुर्की, ईरान और खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। ये आपके 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया के लोग हैं वो अपने सोना, चांदी, तांबा, पत्थर ये कहाँ से मंगाते थे, ठीक है। तो पहला आएगा आपका इराक से, फिर ईरान से और खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, ठीक है। और इसके बदले में ये जो है अपना कपड़ा और जो कृषि में जो भी उत्पादन होता था उसको ये एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि निर्यात करते थे उसका। और मैंने अभी आपको बता दिया है उस समय जो व्यापार होता था वो जल मार्गों के द्वारा किया जाता था। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के लेखन कला के विकास की, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं लेखन कला यानी लिखने की कला, आप जानते हैं कि हर एक समाज की अपनी एक भाषा होती है कि ऐसे ही मेसोपोटामिया के जो लोग थे उनकी भी एक अपनी भाषा थी। और जो लिखने, मैं आपको बता दूं, लिपि का मतलब होता है लिखने की कला, ठीक है। लिखित जैसे हम लिखते हैं, जैसे हिंदी की जो लिपि क्या है वो देवनागरी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि संस्कृत की लिपि क्या है। तो प्रत्येक समाज की अपनी एक भाषा होती है। कि मेसोपोटामिया में जो पहली मिट्टी की पट्टिका मिली, मैं आपको बता दूं, ये जो मेसोपोटामिया के जो लोग थे, मैंने आपको बता रखा है जो मेसोपोटामिया है वो अपनी लेखन कला और शहरी जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही जो मेसोपोटामिया है वहाँ पर जो लोग थे वो लिखते किस पे थे, तो वो मिट्टी की पट्टिकाओं पे लिखते थे, यानी मिट्टी से जो है वो एक पट्टी बनाते थे और उसी पे जो है कोई भी नोकीली चीज़ से उस पर लिख देते थे। और जब वो सूख जाता था तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाता था, हाँ, तो उसी से जो है ये लिखते थे। तो जो मेसोपोटामिया में जो पहली मिट्टी की जो पट्टिका मिली है वो लगभग आज से 3200 ईसा पूर्व की है, ठीक है। जो पुरातत्वविद है वो इन्हीं चीज़ों की खोज करते हैं कि ये जो वस्तु है ये कितने समय पुरानी है। इन मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो है चित्र, संख्याएं और चिन्ह बने हुए थे, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में भी और ड्राइंग में भी देख सकते हैं। लेखन कला की उत्पत्ति तब हुई थी जब नगरों में जो है लोगों को लेन देन की स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, ठीक है। आप जानते हैं अब जब मेसोपोटामिया था उसका जब विकास हो रहा था तो धीरे धीरे जो है उसका व्यापार भी बढ़ने लगा था। लोग जो है खेती से हट के जो है व्यापार पे ध्यान देने लगे थे और वहाँ पर जो है नगरों का और शहरों का विकास होने लगा था। अभी हमने पढ़ा था शहरीकरण के बारे में। तो धीरे धीरे जब विकास होने लगा, जब व्यापार बढ़ने लगा, तो ऐसे में जब व्यापार बढ़ता है तो लेन देन भी अधिक होता है और जब लेन देन अधिक होता है तो उसका स्थायी हिसाब रखने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसका स्थायी हिसाब रखने के लिए भी जो है लेखन कला की ज़रूरत पड़ी और जो मेसोपोटामिया के लोग हैं उन्होंने मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखना शुरू कर दिया। मेसोपोटामिया के लोग जो है मिट्टी की पट्टिकाओं पर जो है तीखी नोक वाले जो है किसी भी चीज़ से उस पर लिखते थे। और आपको 1 नंबर में ये याद कर लेना चाहिए कि जो मेसोपोटामिया की जो लिखने की जो लिपि थी वो थी कीलाकार लिपि, ठीक है, यानी कील के द्वारा, यानी नोकी पेच वाली जो है चीज़ों से वो मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे। और तो और जो मिट्टी की पट्टिकाएँ होती थी वो गीले उस पर जो है जब वो गीली होती थी तभी उस पर लिखा जाता था, ताकि जो है वो सूख कर जो है टाइट हो सके और जो है उस पर कुछ और भी ना लिख पाए, ठीक है। तो ऐसे लिखते थे। मेसोपोटामिया की जो लिपक थे, यानी कि जो उसको लिखते थे, उन्हें सैकड़ों चिन्हों को याद रखना पड़ता था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे चिन्ह यहाँ पर बना रखेंगे, तो उन्हें जो है सैकड़ों चिन्हों को याद रखना पड़ता था, ठीक है। इसलिए जो है लिखने के कार्य को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिखने के कार्य को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था तो आप मुझे पता है आप बता दोगे क्यों। क्योंकि जो है जो लिपक होते थे, जो कि मेसोपोटामिया के जो लिपक होते थे जो कि लिखने का कार्य करते थे, उनको जो है सैकड़ों चिन्हों को याद रखना पड़ता था। और उस समय जो है मेसोपोटामिया में बहुत ही कम लोग ऐसे पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है जो लिपक थे और जो लिखने का कार्य करते थे उनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिया जाता था और जो है लिखने के कार्य को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। जो अधिकारी होते थे वो राजा को जो है पत्र बोलकर सुनाया करते थे, क्योंकि बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे। अब लेखन का प्रयोग आप जानते हैं, अब जो है हिसाब किताब रखने के अलावा जो है शब्दकोश बनाने, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी बनाने के लिए, ठीक है। भूमि के हस्तांतरण के लिए, जैसे मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को अगर मैं दे रहा हूँ तो उसके लिए भी एक एग्रीमेंट साइन होता है ना, तो उसके लिए भी जो है अब लेखन कला की आवश्यकता है, ठीक है। राजाओं के कामों का वर्णन करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। तो
तो आई होप आपको लेखन कला के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली किस प्रकार की थी। तो मैंने अभी आपको बता दिया है, वो जो है मिट्टी के पट्टिकाओं पे लिखते थे और किलाकार तीखी नोक वाले चीज़ों से उस पर लिखा करते थे। किलाकार उनकी लिपि होती थी। ठीक है, गीली पट्टी पे जो है सूखने से पहले लिखा जाता था और जो उसके लिपक होते थे जो कि लिखने का कार्य करते थे, उन्हें सैकड़ों चिन्हों को याद रखना पड़ता था। इसीलिए जो है लिखने के कार्य को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता था। साक्षरता की बात की जाए तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो मेसोपोटामिया उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे। ठीक है, ज़्यादातर जो लोग थे वो अनपढ़ ही थे, उन्हें पढ़ना लिखना उतना नहीं आता था। तो ऐसे में जो अधिकारी होते थे वो राजा को बोलकर पत्र सुनाया करते थे। अब बात करते हैं कि दक्षिणी मेसोपोटामिया, ठीक है, का शहरीकरण और मंदिर और राजा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो 5000 ईसा पूर्व से ही जो है दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होना शुरू हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब हुआ, तो आप आंसर लिखोगे 5000 ईसा पूर्व यानी BC। तो जो बस्तियों का विकास होने लगा यानी शहर धीरे धीरे बनने लगे वो, और शहर किस प्रकार केंद्रित हुए, तो कुछ जो शहर थे वो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए। ठीक है, और कुछ जो शहर थे वो जो है व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए और कुछ जो है शाही शहर के रूप में विकसित हुए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो शहर होते हैं वो ज़्यादातर जो है मंदिर के चारों ओर, क्योंकि धार्मिक चीज़ों के चारों ओर जो है लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। व्यापार केंद्रों के चारों ओर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं ताकि जो उनका व्यापार हो वो अच्छे से हो सके, उन्हें मुनाफा ज़्यादा हो सके। शाही शहर के रूप में जो जहाँ पर राजा जो अमीर लोग होते थे वो रहा करते थे। तो इन 3 प्रकार के जो है जो शहर थे वो विकसित हुए इन 3 रूपों में। बाहर से आने वाले जो लोग थे वो अपने गाँवों में कुछ जो है चुने हुए स्थानों पर ही मंदिर बनाया करते थे। जो पहला मंदिर मिला, ठीक है, जब पुरातत्वविदों ने मेसोपोटामिया की सभ्यता की खोज की तो उन्हें एक छोटा सा मंदिर मिला। ठीक है, जो कि एक छोटा सा देवालय था जो कि किससे बना हुआ था, कच्ची ईंटों से बना हुआ था वो। ठीक है, जो मंदिर थे उसमें बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता था, बहुत से देवी देवता के स्थान थे। जैसे कि आपसे 1 नंबर में पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि जो उर रहेगा वो किस देवता का नाम था। तो उर जो है वो चंद्र देवता को कहा जाता था और जो इन्नाना है वो प्रेम और युद्ध की देवी को कहा जाता था। मंदिरों का जो आकार था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ठीक है, मंदिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विकसित होने लगे थे और जो लोग थे वो देवी देवताओं के लिए जो है अनाज, ठीक है, अन्न दही मछली लाते थे। समय के साथ साथ ये जो मंदिर था ये एक मंदिर से जो है एक संस्था बन गई थी। ठीक है, और कभी कभी जो फरात नदी में बाढ़ आ जाती थी जिसके कारण जो फसलें होती थी वो डूब जाती थी और लोगों की जो उत्पादन होता था वो खराब हो जाता था, जिसके कारण उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। कभी कभी नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती थी जिसके कारण सूखा पड़ जाता था कई इलाकों में। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, लोगों का विस्थापन होना शुरू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा शहरीकरण और शहरी जीवन। तो शहरी जीवन किस प्रकार का था। समाज में जो है एक संभ्रांत मतलब होता है उच्च वर्ग, तो उच्च वर्ग भी था। ठीक है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा धन दौलत थी। ठीक है, जिसके पास जो है बहुमूल्य वस्तुएं थी और जैसे कि सोना हो गया, चांदी के पात्र हो गए, ठीक है, सोने के पात्र हो गए, ये सब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिला। जो कि राजा रानी की कब्रों, यहाँ पर कब्रों नहीं लिखा है, कब्रों, ठीक है, राजा रानी की कब्रों से प्राप्त हुए। मेसोपोटामिया में एकल परिवार का आदर्श माना जाता था। ठीक है, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। वहाँ पर वहाँ के जितने भी विवाह होते थे वो रीति रिवाजों के साथ होते थे और विवाह में जो है उपहार भी आदान प्रदान किए जाते थे। जो पिता का जो घर होता था, पशुधन होता था और जो खेत होता था वो पुत्र को मिलता था, जैसे कि आज भी मिलता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हैगा उरुक नगर की विशेषता। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो शहरी जीवन जब स्टार्ट हुआ यानी कि शहर बनने लगे तो ऐसे ही बहुत से ऐसे प्रसिद्ध नगर भी बनने लगे। तो एक एक करके हमें उन सभी नगरों के बारे में जानना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उरुक नगर की क्या विशेषताएं थी। तो मैं आपको बता दूं, जो उरुक नगर था ये काफ़ी ज़्यादा एक सुंदर नगर था जिसे लोग अक्सर केवल शहर कह के पुकारते थे। ठीक है, जो उरुक नगर था ये इतना सुंदर था कि इसकी सुरक्षा के लिए जो है चारों तरफ इसके किलेबंदी की गई थी और उरुक नगर में जितने भी मंदिरों का निर्माण कराया जाता था उसके लिए हजारों की संख्या में लोगों को रखा जाता था और इसके बदले में लोगों को अनाज और राशन की सामग्रियाँ दी जाती थी राजा के द्वारा। पत्थर खोदने के लिए, धातु निकालने के लिए, ईंट बनाने के लिए जो है हजारों की संख्या में लोगों को रखा जाता था और दीवारों पर जो है पेंट किया जाता था, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ये उरुक नगर काफ़ी ज़्यादा जो है सुंदर प्रतीत हो और सुंदर लगे। जो उरुक नगर था उसमें मूर्ति कला भी काफ़ी ज़्यादा विकसित थी।
ठीक है, यानी वहाँ पर मूर्ति कला भी की जाती थी, मूर्तियाँ भी बनाई जाती थी ताकि वो आकर्षित लगे। और मैं आपको बता दूं, जो उरुक नगर है उसमें मूर्तिकला काफ़ी ज़्यादा विकसित थी। और उरुक नगर में ही जब खुदाई की गई थी उरुक नगर की, तो वहाँ पर जो एक स्त्री का शीर्ष मिला। शीर्ष मतलब होता है मुंडी, यानी ऊपर का भाग, जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ था, जिसे क्या कहा गया, वार का शीर्ष कहा गया। गिलगेमिश ये जो है उरुक का एक शासक था, जो कि काफ़ी ज़्यादा महान योद्धा था, और इसकी जो है इसने अपने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था। तो ये था उरुक नगर की विशेषता। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया मेसोपोटामिया में हम जो है बेसिकली 3 शहरों के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध शहर थे। पहला आएगा हमारा उरुक नगर। उरुक नगर के बारे में हमने जान लिया कि उरुक नगर कितना ज़्यादा सुंदर नगर था, और तो और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ इसकी किलीबंदी की गई थी, और तो इसके अंदर जो मंदिरों का निर्माण कराया जाता था उसमें हज़ारों की संख्या में लोगों को काम पे रखा जाता था। फिर दूसरा नगर है हमारा उर नगर, ठीक है। उर नगर के बारे में अभी हम देखेंगे। जो उर नगर था वहाँ पर नगर नियोजन पद्धति का बिल्कुल अभाव था, यानी वहाँ पर जो है बहुत ही गंदी कंडीशन में वो रहते थे। उनके जो है नाले जो है पता नहीं कहाँ से निकल रही है, कुछ पता ही नहीं है, जो है गलियों में ही कचरा वचड़ा डाल देते थे। तो काफ़ी ज़्यादा नगर नियोजन पद्धति का यहाँ पर अभाव था। तीसरे नगर की बात करेंगे जिसका नाम है मारी नगर, ठीक है। मारी नगर के बारे में बात करेंगे, जो कि एक शाही राजधानी के रूप में फला फूला, यानी कि वो जो है व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक स्थल था मारी नगर। तो एक एक करके इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उरुक नगर के बारे में हमने जान लिया। अब बात करते हैं उर नगर की। तो उर नगर की विशेषताएं देख लेते हैं। जो उर नगर था उसमें टेढ़ी मेढ़ी पतली गलियां होती थी, ठीक है। जहाँ पर पतलियाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पतली होती थी, जिसके कारण जो लोग होते थे वो अपने सामान को गधे पर लाद कर ले जाया करते थे, और जो लोग होते थे वो अपने सामानों को, जो कूड़े होते थे उन्हें अपने गलियों में ही डाल दिया करते थे, जिसके कारण जो गलियों की जो सतह होती थी वो उड़ जाती थी। और घरों के बारे में जो है अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। उनके पास ये कहा जाता था कि जिसकी दहलीज, जो घर की जो दहलीज होती है वो उठी हुई होगी, तो उस घर में जो है धन दौलत काफ़ी ज़्यादा अधिक आएगी। उस नगर में जो है नगर नियोजन पद्धति का अभाव था, यानी वहाँ पर बिल्कुल भी प्लानिंग से घरों की जो है व्यवस्था नहीं की गई थी। ऐसे ही जो भी आए अपना घर बसा लिया, तो इसी कारण यहाँ पर जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। जो उर नगर था उसमें घरों के भीतरी आंगन में नालियाँ होती थी, ठीक है। और उर नगर के जो लोग थे वो घर बनाते समय शगुन और अपशगुन की बातें किया करते थे, और घरों की सफाई जब होती थी तो उसके बाद जो भी कूड़ा बचता था उसे वो नालियों में ही सीधा डाल दिया करते थे। जल निकास पद्धति का भी यहाँ पर जो है अभाव था, यानी कि यहाँ पर जो पानी निकाला जाता था, ठीक है, जो नालियों से वो किया जाता था, उसका भी बिल्कुल सिस्टम बेकार था। और तो और जो नगरवासी थे उनके लिए कब्रिस्तान भी बने हुए थे। घरों के भीतर जो रोशनी आती थी वो खिड़कियों से नहीं आती थी, बल्कि जो है घरों में जो आंगन होते थे, घरों के भीतर जो आंगन होते थे उसमें खुले हुए दरवाजों से यहाँ पर रोशनी आती थी। आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक सेकंड, हमने किन किन नगरों की बात कर ली। तो हमने जो है उरुक नगर की बात कर ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर नगर था। फिर हमने उर नगर की बात करी, जो जिसमें जो है नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। अब हम बात करेंगे मारी नगर के बारे में। आप देख सकते हैं ये दजला फरात नदी हैगी, सॉरी, ये दजला और ये फरात नदी है। तो यहीं पर जो है फरात नदी पर ही जो है एक नगर था जिसका नाम था मारी नगर, जो कि व्यापार के मामले में जो है व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा एक विकसित नगर था। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फरात नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर जो व्यापार होता था वो जल मार्गों के द्वारा काफ़ी अच्छे से हो जाता था, इसलिए यहाँ का जो व्यापार था वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। तो अब मारी नगर के बारे में देख लेते हैं। तो जो मारी नगर था ये शाही राजधानी के रूप में फला फूला, क्योंकि ये जो है एक फरात नदी के किनारे ही बसा था, जिसके कारण जब फरात नदी से जो है जल मार्गों के द्वारा व्यापार काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता था। और ये अत्यंत जो है व्यापारिक स्थल नगर था, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अपनी समृद्ध नगर था, और जो है खुशहाल नगर था। जो जिमरीलिया का जो महल है वो यहीं पर पाया जाता है, ठीक है, मारी नगर में ही। यहाँ के जो किसान होते थे और पशुपालन दोनों यहाँ पर लोग रहते थे। जो मारी नगर था उसका जो अधिकांश भाग था वो भेड़ बकरियों के चराने के काम आता था, और जो मारी नगर में जो हरे भरे घास के मैदान थे, ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्वच्छ झरने भी थे। पशु चारक, ठीक है, जो पशुओं को चराते थे वो अनाज और धातु के औजारों के लिए पनीर, दूध और मांस आदि देते थे, ठीक है। यानी कि जो पशु चारक होते थे वो जो है दूध, पनीर, मांस आदि देते थे, और किसानों से जो है धातु के हथियार और अनाज लिया करते थे, ताकि जो है दोनों के बीच में ऐसे गुजारा चलता रहता था, किसान के बीच में और पशु चारक के बीच में।
पशुओं के गोबरों के खाद के जो पशुओं का जो गोबर होता था वो किसान उसका उपयोग जो है अपने फसल में खाद के रूप में करता था, ताकि फसलों का उत्पादन अच्छे से हो, क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वहाँ पर उर्वरकों का प्रयोग होता। किसान और पशुचारक दोनों के बीच में जो है कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे। अभी आपने देखा कि जो किसान होता था वो किस प्रकार जो है जो पशुचारक होते थे उनको अनाज और धातु के औजार दिया करता था, और जो पशुचारक होते थे वो किसानों को दूध, दही, पनीर और जो मांस होते थे वो दिया करते थे। तो ऐसे में जो है कभी कभी इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई के माहौल भी बन जाते थे, कभी कभी इनके बीच में झगड़े भी हो जाते थे। जो पशुचारक होते थे वो अपने जानवरों को चराने के लिए जो है किसानों के खेतों से होकर गुजरते थे, जिसके कारण वहाँ की जो फसलें होती थी वो खराब हो जाती थी। जो खानाबदोश मतलब पशुचारकों को कहा जा रहा है। जो पशुचारक होते थे वो कई बार जो है किसानों को लूट लिया करते थे, इससे जो किसान होते थे वो पशुचारकों का रास्ता रोक दिया करते थे। कभी कभी मारी के राजा और किसानों को पशुचारकों से सावधान रहना पड़ता था और सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि ये जो है इनको कई बार लूट लेते थे और इनके साथ झगड़ा भी किया करते थे। और जब ये अपने पशुओं को जो चराते थे तो इनके जो पशु होते थे ये खेतों से होके जाते थे, जिसके कारण जो किसान होते थे उनकी फसलें खराब हो जाया करती थी। राजाओं और अधिकारियों की इन गतिविधियों से ये पता चलता है कि ये किस प्रकार जो है पशुचारक जो हैं वो शहरी जीवन के लिए खतरा सिद्ध हुए। मारी जो नगर था ये तांबे और टीन के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था। मैंने अभी आपको बताया जो मारी नगर था ये व्यापार के मामले में काफ़ी ज़्यादा एक प्रसिद्ध नगर था। और किसके व्यापार के मामले में, तो ये टीन और तांबे के व्यापार के मामले में ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध नगर था। मैप में मैंने अभी आपको दिखा दिया मारी नगर, जो कि एक फरात नदी के किनारे बसा हुआ एक समृद्ध व्यापारिक स्थल है और नगर है। अब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, जो हमें जानकारी मिलती है कि हमें कैसे पता चलता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता थी, तो इसके जो प्रमाण है वो कैसे मिलते हैं। तो इमारतों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर एक सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ पर हमें मूर्तियाँ मिली जो पुरातत्वविद, मैंने अभी आपको बताया पुरातत्वविद जो होते हैं जो कि पुरानी चीज़ों की खोज किया करते हैं, तो उन्होंने जो है उनको जो है इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, ठीक है, औजार, मुद्राएँ, ठीक है, और मिट्टी की पट्टिकाएँ मिली जो कि लगभग 3200 ईसा पूर्व की थी, ठीक है। और लिखित दस्तावेज भी मिले कि वो किस प्रकार अपना हिसाब लगाया करते थे, और तो और उनकी जो काल गणना थी, किस प्रकार वो जो है अपनी काल गणना करते थे, उसका भी लिखित दस्तावेज में उन्हें मिला है। अब आपको कुछ जो है चीज़ें याद रखनी हैगी जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपकी NCERT बुक में भी ये है। तो पहला हैगा 1930 के दशक में जो है उर नगर की खुदाई की जाती है, और फिर हमें पता चलता है कि जो उर नगर था उसमें नगर नियोजन पद्धति का अभाव था और काफ़ी ज़्यादा बैड कंडीशन में ये नगर था। जो मारी नगर था वो तांबे और टीन के व्यापार के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध था, मैंने अभी आपको बता दिया। जो कासा होता था वो तांबा, यानी तांबा और टीन को कहा जाता था रागा, ठीक है। तो टीन और तांबे को मिला के बनाया जाता था कासा, ठीक है। अभी आप इसमें पढ़ोगे कांस्य युग। 1840 के दशक में पुरातत्वविद वित्तीय खोजों की शुरुआत होती है, यानी कि 1840 के बाद से जो है पुरानी चीज़ों की खोज करना शुरू होता है, ठीक है। और जो मेसोपोटामिया में जो सबसे पुराने मंदिर मिले वो 5000 BC यानी बिफोर ईसा पूर्व के थे। जो लोहे का प्रयोग है ये 1000 ईसा पूर्व से ही स्टार्ट हो गया था। आपके ये जो है एक नंबर वाले प्रश्न हैं, आपको इसे याद रखना है। जो मेसोपोटामिया है उसमें लेखन कला की जो शुरुआत है वो 3200 ईसा पूर्व से ही शुरू हो जाती है, और जो खेती की शुरुआत है ये 7000 से 6000 ईसा पूर्व से शुरू हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया था जो उरुक नगर था जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सुंदर नगर था, जिसमें मूर्ति कला विकसित थी, और उरुक नगर में ही जो है एक सफ़ेद संगमरमर का मूर्ति मिलती है, ठीक है। जो स्त्री का शीर्ष मिलता है, इसे कहा जाता है वार का शीर्ष, जो कि 3000 ईसा पूर्व का है। मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास मैंने अभी आपको बता दिया था। जो मेसोपोटामिया थे उसमें जो बस्तियों का विकास होने लगा था कि कुछ जो बस्तियाँ थी वो मंदिर के चारों ओर विकसित हुए, तो कुछ शाही नगर के रूप में विकसित हुए, तो कुछ जो है व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। और ये कब विकसित हुए, तो ये आज से लगभग जो है 5000 ईसा पूर्व में विकसित हुए। अब आपके मन में आपके NCERT में दिया हुआ है कि यूरोपीय वासियों के लिए जो है मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण क्यों था, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जो मेसोपोटामिया इतना महत्वपूर्ण क्यों था यूरोप वासियों के लिए, क्योंकि जो यूरोप वासी यानी जो यूरोप के जो लोग होते हैं ये ईसाई धर्म को मानते हैं, ठीक है, ईसाई धर्म को मानते हैं। तो ईसाई में एक धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है बाइबल, ठीक है, आपने सुना होगा इसका नाम। तो जो बाइबल में जो प्रथम भाग है उसका ओल्ड टेस्टामेंट, इसमें भी जो है मेसोपोटामिया के बारे में लिखा हुआ है। और तो और जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी बुक ऑफ जेनोसिस
में शिमार, आपके सामने एक वर्ड आएगा, एक सेकंड, आपके सामने एक वर्ड आएगा शिमार। तो शिमार का मतलब होता है शिमार या कहो सुमेर, ठीक है। इसका मतलब होता है सुमेर, मतलब होता है मेसोपोटामिया के बारे में बताया जा रहा है। यूरोप के जो यात्री हैंगे और जो विद्वान हैं वो मेसोपोटामिया के अपने पूर्वजों का जो है स्थान मानते हैंगे, इसलिए जो है मेसोपोटामिया उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जो सारगोन था, सारगोन प्रथम ने जो है 2500 ईसा पूर्व में संपूर्ण मेसोपोटामिया पर जो है अधिकार कर लिया था, ठीक है। और जो सारगोन प्रथम था उसने बेबीलोन को अपनी जो है राजधानी बना ली थी। और जो झूलता हुआ बाग है ये बेबीलोन की सभ्यता की देन है। ये आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा 1 नंबर में कि ये जो झूलता हुआ बाग है ये किस सभ्यता की देन है। तो आपको याद रखना है ये मेसोपोटामिया सभ्यता की देन नहीं है, बल्कि ये जो है बेबीलोनिया की सभ्यता की देन है। तो ये था इस चैप्टर का, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और ये जो घंटी दिखाई दे रही है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी दीजिए।